हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा निकेतन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक फेमस मेटाफिजिकल पोएम द सन राइजिंग की, जिसे लिखा है जॉन डॉन ने। यह पोएम टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और अदर इंग्लिश टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पोएम पब्लिश हुई है 1663 में, जिसका थीम है द ऑथोरिटी ऑफ लव। ये 30 लाइन्स का पोएम है जो कि 3 स्टांजा में डिवाइडेड है। 10-10 लाइन का 3 स्टांजा। सबसे पहले हम पोएट जॉन डॉन के बारे में जान लेते हैं कुछ। जॉन डॉन 17th सेंचुरी के मेन मेटाफिजिकल पोएट थे। इनका जन्म 22 जनवरी 1572 में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 मार्च 1631 में हुआ था। डॉन्स पोएट्री इज नोन फॉर इट्स विट, कॉम्प्लेक्सिटी एंड डीप फिलोसफिकल थीम्स। उनके पोएम्स लव, रिलीजन एंड साइंस पे बेस्ड होती थी। वे अपने डीप थिंकिंग और ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए फेमस रहे हैं। इनके फेमस वर्क्स हैं डेथ वी नॉट प्राउड, वोलेडिक्सन, ए फॉरबिडन मॉर्निंग, द फ्लिया, द गुड मॉरो। अब हम लोग पोएम समझते हैं। पोएम है द सन राइजिंग। यहाँ सन का स्पेलिंग SUNNE है। इसका मतलब दूसरा सन नहीं है, सन यही सूर्य वाला ही सन है। उस टाइम में सन को SUNNE लिखा जाता था। स्टांजा फर्स्ट में फर्स्ट लाइन है, ब्रिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। मतलब कवि सूरज को व्यस्त और मूर्ख कहकर संबोधित करता है। वह कहता है कि सूरज अनुशासनहीन है क्योंकि वह बिना अनुमति के आ गया। Why dost thou thus through windows and through curtains call on us? सूरज खिड़की और पर्दों से झांक कर क्यों हमें जगा रहा है? Must to thy motions lover seasons run? क्या प्रेमियों का समय तेरी चाल पर निर्भर होना चाहिए? Saucy pedantic rich go chide, लेट स्कूल बॉयज एंड सोअर प्रेटेंसेज। ओ अहंकारी सूरज, तू जाकर स्कूल में देर से आने वाले बच्चों को डांट। गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट द किंग विल राइड। तू जाकर राजाओं के शिकारियों को खबर दे कि राजा सवारी पर निकलेगा। कॉल कंट्री हैंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेज। गांव की चींटियों को काम के लिए बुला। लव ऑल अलाइक, नो सीजन्स नो और क्लाइम, nor hours days months which are racks of time। प्रेम हर समय और मौसम से परे होता है। प्रेम के लिए समय, दिन या महीना का कोई महत्व नहीं है। सेकेंड स्टैंजा है, थाई बीम सो रेवर्न एंड स्ट्रॉन्ग। यानी तेरी किरणें बहुत शक्तिशाली और श्रद्धा योग्य है। वाई शुडंट्स थो थिंक, लेकिन तू इतना क्यों घमंड करता है। I could eclipse and cloud them with a wing, but that I could not lose her sight so long। मैं तेरी रोशनी को अपनी पलकों से रोक सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रेमिका को इतनी देर तक देखना बंद नहीं करना चाहता। If her eyes have not blinded thine, look and tomorrow let tell me, whether both Indias of spice and mine be where thou left them or lie here with me। अगर उसकी आंखों ने तुझे अंधा नहीं कर दिया है तो देख, क्या दुनिया की सारी दौलत और सुगंध यही हमारे पास नहीं है। Ask for those kings whom thou sawest yesterday, and thou shalt hear all here in one bed lay। जिन राजाओं को तूने कल देखा था वो भी आज यही इस बिस्तर पर है। थर्ड स्टांजा, Seize all estates and all princes I, nothing else is। वो सारी दुनिया है और मैं सभी राजा हूँ, हमारे अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं। Princes do but play us compared to this, all honors mimic, all wealthy, all making। राजे रजवाड़े केवल हमारा अभिनय करते हैं, बाकी सारी इज्जत और दौलत नकली है। Thou son art half as happy as we, in that the world's contracted thus। सूरज तू हमारा जितना खुश कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी दुनिया केवल इस कमरे तक सिमट गई है, पर यह पूरी दुनिया है। Thine is us is, and since thy duties be, to warm the world that's done in warming us। अब तू बूढ़ा हो चला है, आराम कर, हमें गर्म रखकर तू पूरी दुनिया को गर्म कर रहा है। Shine here to us and thou art everywhere, this bed thy center is, these walls thy sphere। सूरज बस यही चमक हमारे पास, यही बिस्तर तेरी दुनिया या केंद्र है और ये दीवारें तेरी सीमा। अब इसके समरी को एक झलक देख लेते हैं। In the sun rising, the speaker scolds the sun for disturbing him and his lover in the morning। He says love is more powerful than time, seasons or the sun itself। According to him, the sun should not shine on the whole world,
Because the entire world is right there in their bedroom. For the lover, his beloved is everything, honor, wealth, and the universe. So he tells the sun to shine only on them, because their love is the center of the world. जॉन डॉन की यह कविता एक मेटाफिजिकल यानी दार्शनिक और गहराई से प्रेम को व्यक्त करने वाली कविता है। यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें कवि सूरज से बात करता है और इसे डांटता है। कविता की शुरुआत में कवि सूरज को बिजी ओल्ड फूल यानी व्यस्त बूढ़ा मूर्ख कहकर पुकारता है। वह सूरज से सवाल करता है कि वह इतनी जल्दी क्यों आ गया और क्यों खिड़कियों और पर्दे के पार से झांककर उन्हें परेशान कर रहा है। कवि अपने प्रेम की दुनिया में मग्न है और नहीं चाहता है कि कोई भी, यहाँ तक कि सूरज भी उसकी इस दुनिया में दखल दे। कवि कहता है कि प्रेम किसी ऋतु, समय या मौसम पर निर्भर नहीं करता, यह शुद्ध और स्वतंत्र होता है। सूरज को यह व्यर्थ समझता है क्योंकि सूरज जिन चीजों को महत्वपूर्ण मानता है, राजा, व्यापार, देश, दौलत, का प्रेम में कोई मूल्य नहीं। कवि आगे कहता है कि अगर वह चाहता तो सिर्फ अपनी आंखें बंद करके सूरज की रोशनी को रोक सकता था, लेकिन वह ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि वह अपनी प्रेमिका को देखना नहीं छोड़ना चाहता। वह कहता है कि उसकी प्रेमिका की आंखें इतनी सुंदर है कि वह स्वयं सूरज को भी अंधा कर सकती है। कवि का प्रेम इतना महान है कि वह कहता है, मेरी प्रेमिका ही समस्त राज्य है और मैं उन सभी राज्यों का राजा हूँ। उनके कमरे की चार दीवारें ही उनके लिए पूरी दुनिया है। वे कहते हैं कि अगर सूरज सच में अपनी ड्यूटी करना चाहता है तो वह केवल उन्हें गर्मी देना ही पर्याप्त है, क्योंकि उनके कमरे में ही पूरा संसार समाया हुआ है। अंत में कवि सूरज से कहता है कि अब उसे कहीं और चमकने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ उनके कमरे में चमकना ही पर्याप्त है। यही कमरा अब ब्रह्मांड का केंद्र है और यही दीवारें सूरज का गोल छत्र बन गई है। इस पोयम के कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कवि प्रेम को संसार की सबसे बड़ी शक्ति मानता है। कवि भौतिक संसार के महत्व को नकारता है और प्रेम को सर्वोपरि ठहराता है। कविता में सूरज को प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया है जो समय, शक्ति और नियमितता का प्रतिनिधित्व करता है। यह कविता प्रेम की आत्मनिर्भरता और उसकी आंतरिक शक्ति को उजागर करती है। Thanks a lot for watching this video. If you found it helpful, do like, share and subscribe to Shiksha Niketan. See you in the next video. Thank you.